तो इस वक्त की बड़ी खबर, चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन हिंसा की एक और खबर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। हुगली में लॉकेट चैटर्जी की कार पर पथराव किया गया। इस दौरान उनकी कार का शीशा टूट गया। सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा है, जिसके बाद वहां से लोगों को हटाया गया। लॉकेट चैटर्जी जैसे ही 66 नंबर बूथ पहुंची, उनका आरोप है कि टीएमसी समर्थक वहां पर वोटिंग में घपला कर रहे थे। इसके बाद वो बूथ के बाहर आई और उनके बाहर आते ही टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लॉकेट चैटर्जी का दावा है कि उन्होंने टीएमसी की महिलाओं को गलत वोटिंग करते हुए पकड़ लिया, इसीलिए उन पर हमला किया गया। नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड। कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया। पुलिस कुछ भी नहीं किया, पुलिस लोग कुछ भी नहीं किया। सब पुलिस को मालूम है, क्योंकि इतना सामने इतना ज्यादा लोग क्यों होगा? 100 मीटर तो नहीं है, इतना सामने बूथ के गेट के सामने इतना ज्यादा मुस्लिम लोग घेर लिया है कि अंदर में छप्पा वोट हो रहा है, बाहर में सब लोग खड़े हुए हैं। लॉकेट भी आएगा, उसको मालूम नहीं है। दीदी और मेरे सहयोगी ट्रैक कर रहे हैं, पोलिंग बूथ्स पर मौजूद हैं अलग अलग हिस्सों में जहां पर आज वोटिंग हो रही है। हुगली के इसी इलाके में मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी हैं, शिंगूर में राजीव रंजन, टॉलीगंज में वरुण सिन्हा मौजूद हैं। इसके अलावा शिशिर बजोरिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और जूही बिस्वास तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मनोज, आप पहले आशंका भी जाहिर कर रहे थे हिंसा हो सकती है, ये आरोप प्रत्यारोप के तौर पर देखा जाए। अब लॉकेट चैटर्जी कह रही हैं मैं बूथ में गई, वहां पर जबरदस्ती टीएमसी के लिए वोटिंग करवा रही थी कुछ महिलाएं। इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा माना जाए, या वहां पर जो पोलिंग बूथ के अधिकारी हैं उनसे क्या जानकारी मिली? हुआ क्या है वहां पर पोलिंग बूथ 66 पर? जी संदीप, देखें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लगातार हम लोग भी चुनावी जो कवरेज करते हैं, कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनावी है अलग तरीके से, जिस तरह से देखें ये चुचुड़ा का पोलिंग बूथ नंबर 66 है। यहाँ पे जब लॉकेट चैटर्जी को जब पता चला है कि वहाँ पे कुछ महिलाएं पहुंची है और पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग कर रही हैं, तो जब वहाँ पे लॉकेट चैटर्जी जब वहाँ पहुंची है तो उनको जब अंदर गई है तो साफ तौर पर उन्होंने देखा, उस महिलाओं से उनका आधार कार्ड मांगा है कि आप एक बार अपनी जो यहाँ पर पोलिंग बूथ पे आई है, कहीं ना कहीं आप वोटिंग अपना कार्ड दिखाइए। तो वहां पे नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से वाद विवाद शुरू हुआ है। और वहां पे जो लॉकेट चैटर्जी का साफ तौर पे आरोप है कि जो टीएमसी के समर्थक थे कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह रहे थे कि आप टीएमसी को वोट दो। तो जिस तरह से देखिए वहां पे लॉकेट चैटर्जी के भी गाड़ी पे हमला किया गया है। उनका कहना है कि उनके हाथ में भी चोट आई है और कहीं ना कहीं उन्हें घेरा रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए हिंसा की गतिविधियां साफ तौर पर यहाँ बंगाल के देखिए हर जगह इलाके से शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पर लॉकेट चैटर्जी का आरोप है कि इनको पहले से आशंका था, जिस तरह से खबरें आ रही थी, और लगातार लॉकेट चैटर्जी वहां पे जो चुनचुड़ा विधानसभा है सभी पोलिंग बूथों पे दौड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हिंसा की गतिविधियां यहाँ पे शुरू हो चुका है। पर ये दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। बीजेपी तृणमूल पर आरोप लगाती है, तृणमूल बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि हिंसा की जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये दोनों तरफ से जो आरोप हैं, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, या इस बूथ के अधिकारियों से आपकी बात हो पाई? जी देखिए, जी संदीप, देखिए हम अभी चुनाव अधिकारियों से बात किए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे हम लोग अपने मत का प्रयोग करा रहे हैं, और जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लगातार बाकायदा लोग पोलिंग बूथ में कैसे घुस रहे हैं, उनके जो आईडी है उसको चेक करने के बाद ही अंदर वहां पे भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे कहीं ना कहीं देखिए हम पूरे यहाँ हुगली की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टीएमसी के जो लोग हैं, टीएमसी के जो वहां पे जो समर्थक है, उनका आरोप है कि नहीं पोलिंग फेयर यहाँ पे ढंग से हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं जबरन लोगों से अपने बूथ कतार यहाँ पे
पहुंच रहे हैं, जबरन वोटिंग का हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां देखिए इसी से उत्पन्न हो रही है और दोनों जो समर्थक हैं अपने अपने लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत पड़ सके। और यहाँ पे पोलिंग अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि ये अंदर में बैठे हुए हैं, लेकिन जब सीआरपीएफ के जो बाहर जवान हैं वही बकायदा चेकिंग कर रहे हैं और जिनकी ऐसे है, जिनके कार्ड है, उनके बकायदा स्लिप देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर भेजा जा रहा है, उनसे मत का प्रयोग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अभी यहाँ पे देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवान भी घटनास्थल पहुंच चुके हैं, मीडिया के काफी लोग भी पहुंचे हैं, लॉकेट चौधरी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस बार अब लगाम लगने की कोशिश है, मतलब तनाव तो साफ देखा जा सकता है। राजीव, आप सिंगूर में हैं, वो गंडगोल जो वो क्या शब्द का आपने इस्तेमाल किया था और बहुत से बंगाल के लोग भी ये कहते हैं कि नहीं शांति है, शांति है। शांति का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन एक तनाव भी महसूस किया जाता है क्या किसी भी पोलिंग बूथ पर आप जाओ, या ये छिटपुट घटनाएं हैं? देखिए संदीप, मैं इन्हें छुटपुट घटनाओं की तरह ही देखूंगा, क्योंकि मैंने भी अगर तीनों चरणों में देखा जाए, चौथे चरण का 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पे मैं गया, तो ऐसी कहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है, आपको मालूम है समाज में उत्तेजक वर्ग के कुछ लोग होते ही हैं और दोनों पार्टियों में इस तरह की कड़ी स्पर्धा है हर तरह की कि कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। संयोग से मैं जहाँ जहाँ गया, या मेरा दुर्भाग्य कि मैं जहाँ जहाँ गया ऐसी तस्वीरें मुझे देखने को नहीं मिली। बहरहाल मैं आपको एक पोलिंग स्टेशन जो सिंगूर का है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी भी लाइन लगी है, लेकिन आपको पता ही है जैसे ही 12 बजता है वैसे ही बंगाल के लोगों के लिए एक बार फिर रात हो जाती है और 3-4 घंटे के बाद फिर बंगाल में दोबारा सुबह होती है। तो अब वो उसका असर जो लाइन है उस पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है और यहाँ मतदान जो है वो मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि 35% के आसपास पहुँच गया। तो जैसे पहले 3 चरणों में मतदान था संदीप, उतना ही करीब करीब चौथे चरण में भी होने का अनुमान है। और एक जो आपने बड़ी दिलचस्प बात कही थी, और ये थोड़ा समझाइए, जो ये 44 सीटें हैं, उत्तरी बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं और ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है, और ये दरअसल ये 44 सीटें अपने आप में पूरे के पूरे बंगाल की तस्वीर को भी समेटती हैं। यहाँ ग्रामीण इलाके भी हैं, शहरी इलाके भी हैं, आदिवासी बहुल इलाके भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज़्यादा है, गरीबी गुर्बत वाले भी हैं और सुविधाएं सहूलियत वाले इलाके भी हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं राजीव? बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप। और अभी जो प्रशांत किशोर के आप चैट की बात कर रहे थे, ऑडियो की बात कर रहे थे, तो कल मैं भी यहाँ एक पार्टी के बहुत ही सबसे बड़े नेता के सबसे करीबी के साथ बात कर रहा था। हालांकि मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया और उसको लीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो चौथा चरण है, चौथा चरण ही ये तय कर देगा कि दरअसल पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। हाँ, चौथा चरण, क्योंकि अपने आप में मिनी बंगाल है। यहाँ का नतीजा इन 44 में कौन बढ़त बनाता है, दरअसल सरकार वही बनाएगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा, उनकी बात मैं कहता हूं, चूंकि वो बहुत ही दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखते हैं और मैं आपको बता रहा हूं ये 2 पार्टियों में से एक पार्टी के बहुत ही रणनीतिकारों के करीब है। तो उनका ये कहना था कि 44 सीटों में, इस 44 सीटों में 30 सीटों के आसपास जो भी पार्टी रहेगी टीएमसी और बीजेपी में, वही सरकार बनाएगी। क्योंकि संदीप आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि इन 4 चरणों के बाद जिन 4 चरणों में चुनाव होने हैं उसके कमोबेश नतीजे क्या आएंगे, कहाँ किसकी मेजॉरिटी है, किस तरीके के परिणाम रहे हैं। और लोकसभा चुनाव या उसके पीछे के लोकसभा चुनाव से भी अगर नॉर्थ बंगाल की स्थिति को देख लें, अगर मालदा, मुर्शिदाबाद और वो चीज़ें पता है कि किसका कहाँ पर होल्ड है और किसको कितनी सीटें मैक्सिमम मिनिमम मिल सकती हैं। हाँ। सिर्फ ये चौथा चरण ऐसा है 44 सीटों का जिसमें कोई अंदाजा नहीं कि कौन सी पार्टी 12-14 पे सिमट जाएगी, कौन सी 30 पर जाएगी। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है राजीव, 22 का आंकड़ा होगा। हाँ। और फिर आगे के एक सेकंड, थोड़े आंकड़ों पर आप बहुत ही दिलचस्प बात कह रहे हैं। इनफैक्ट यू आर हिटिंग द नेल ऑन दी हेड कि ये चौथा चरण बता देगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है।
क्योंकि अगर हम 2016 में देखें, इन 44 में से 39 सीटें तृणमूल ने जीती थी और बम्पर 2/3 बहुमत से उनकी सरकार बनी। 2019 में लोकसभा चुनाव में विधानसभा की बढ़त देखी जाए तो 25 सीटों पर तृणमूल ने बढ़त बनाई और 19 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। उनकी आई 22 और 18 सीटें। तो जो आप कह रहे हैं, मैं आई टोटली अग्री विद यू। संदीप जी राजीव, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं जो आप बात कह रहे हैं। संदीप और इससे इंटरेस्टिंग बात एक कदम और आगे बढ़ के, अगर 2019 के लोकसभा सीटों का 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो 168 सीटों पर करीब करीब टीएमसी आगे थी और 120 सीटों के आसपास बीजेपी आगे थी। अब सवाल उठता है कि टीएमसी के लोग ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि क्या 2019 की मोदी की जैसी लहर थी वो 2021 में दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी या बाबुल सुप्रियो या स्वपन दास गुप्ता के लिए 2021 में आप एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरी बात, वो ये तर्क देते हैं कि जैसे दिल्ली का चुनाव 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल 7 विधायक जीतने में बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नेता नहीं था। तीसरी बात संदीप, मैं ये कहता हूँ, थोड़ा प्रशांत किशोर के ऑडियो की बात करता हूँ। ये जो ऑडियो में प्रशांत किशोर ने बात कही है, कोई भी जो राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति अगर आपसे भी कोई बात ये करेगा, मुझसे भी कोई बात करेगा, तो ऑलमोस्ट उसी तरह की बातें हम भी कहेंगे जो प्रशांत किशोर ने कही। इसमें कोई तो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी के आकर्षण का, नरेंद्र मोदी के का जो औरा एक बना हुआ है, उस औरे का पूरे भारत में कोई दूसरा नेता नहीं, उनकी लोकप्रियता का कोई पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर पर कोई उनकी वो नहीं। दूसरी बात, मथुरा समाज की बात जो है, मथुरा समाज यहाँ पर अभी मैं कल ही बागवान जहाँ गया था, जो बॉर्डर का इलाका है बनगांव, वहाँ की लोकसभा सीट मथुरा समाज के जो नेता हैं वो एमपी, वो उन्होंने 1 लाख वोटों से टीएमसी को हराया था। जो बॉर्डर का इलाका है उसमें बीजेपी अच्छा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस इलेक्शन में पोलराइजेशन सबसे तेज हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2019 को दोहराने भर से बीजेपी का काम चल जाएगा या उसके मीटर को और बढ़ाना पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि 2019 का इलेक्शन हारने के बाद ममता बनर्जी ने पिछले 1.5-2 सालों में जो तमाम योजनाएं शुरू की थी, जिसमें महिला केंद्रित योजनाएं बहुत थीं, जो लड़कियों से केंद्रित योजनाएं बहुत थीं, और उसको बहुत स्पीडली, बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, क्या उस नुकसान की भरपाई वो इस इलेक्शन में कर पाएगा? ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पश्चिम बंगाल की सरकार महिलाएं बनाएंगी। महिलाएं, खास करके मेजॉरिटी की महिलाएं जिधर जाती हैं, पलड़ा उसी का भारी झुकेगा और वही सरकार बनाने में कामयाब होगा। और बार बार मेरी नजर महिलाओं की उस लाइन पर पड़ती है और यही बात वरुण से भी मैं पूछना चाहूंगा। वरुण, 2 चीजें, 2 पहलू। पहले महिलाओं की बात करते हैं क्योंकि राजीव ने वो मुद्दा उठा दिया है, और जहां पर आप हैं टॉलीगंज में, ये भी वो सीट है, यहां पर महिलाओं की तादाद महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। तो आप सुबह से जो लोगों से बात कर रहे हैं, महिलाओं के मन में मुद्दे क्या हैं और महिलाओं का जोश कितना दिखा है? जो लाइनें हैं, जो कतारें हैं, क्या महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं चुनावी प्रक्रिया में? देखिए, पहले फेज से लेकर चौथे फेज आ चुका है और चौथे फेज में भी मैं आपको बता दूं कि हालात मुझे वैसे ही दिखे जैसे पहले थे। यहाँ महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाएं जानती हैं कि वही डिसाइडिंग फैक्टर हैं, वही तय कर पाएंगी कि आखिर सरकार किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है। और सरकारें, जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एक ऑफ द रिकॉर्ड मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कल जो ऑडियो वायरल हुआ है प्रशांत किशोर का, उसमें इन्होंने एक छोटी सी बात और करी, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा सुन पाया था, करीब 8 बजे वो शुरू हुआ था जीडी। उसमें उन्होंने एक बात रखी थी कि महिलाएं जो हैं, अगर वो 50% या 60% जो हम सोच के चल रहे हैं ममता दीदी के साथ हो जाती हैं तो सरकार बन जाएगी।
यही ये सोच के टीएमसी चल रही है कि जो 2016 में महिलाओं का साथ मिला था, 2021 में भी वही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। पुरुषों से बहुत ज़्यादा टीएमसी ज़्यादा उम्मीद करके नहीं चल रही। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि शायद वो हिंदुत्व के नाम पर या हिंदी बंगाली के नाम पर या अलग अलग चीज़ों के नाम पर बढ़ जाए। लेकिन महिलाओं को लेकर टीएमसी के दिमाग में यह है कि ये हमारा वोट बैंक है, इस बार बंगाल की बेटी को ही दोबारा वोट करेंगे, और उसी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो टीएमसी अपने पूरे कैंपेन को चलाती नजर भी आई। तो आप अगर अभी भी देखेंगे तो हर जगह आपको हर पोलिंग बूथ पर उसी तरीके से महिलाओं की लाइन पुरुषों के बराबर में लगी नजर आएगी। हर तरफ जो है महिलाएं अपने मुद्दे रखती नजर आएंगी, और ग्रामीण से लेकर शहरी वोटर जो महिलाएं हैं वो, क्योंकि राजीव जी ने कहा पिछले 2 साल में, चाहे वो कन्याश्री हो, रूपाश्री हो, माइनॉरिटीज़ को पैसा देना हो, महिला प्रधान योजना के तहत 500 रुपये महीना हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसको 2 साल के अंदर कोशिश ममता बनर्जी ने ये करी कि महिलाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचे, चाहे वो अनाज के माध्यम से, चाहे वो पैसे के माध्यम से, चाहे शादी के समय 18 साल के होने पर 25,000 रुपये की बात हो। तो ये छोटी छोटी योजनाओं के जरिए अपने वोट बैंक को अपने पास हासिल रखने की कोशिश थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बात मैंने पहले भी कही है वरुण, ये 4 M हैं, दरअसल 4 M हैं जो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे तय करेंगे। मोदी, ममता, मुसलमान, महिला, और इनका जिक्र ये प्रशांत किशोर के ऑडियो में भी किया गया था। एक ब्रेक लेना है, लेकिन वरुण एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा। वो जो कहावत है ना कि पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है बाकी देश बाद में सोचता है, अगले दिन सोचता है, तो जिस इलाके में आप हैं ये इंटेलेक्चुअल हब भी है। जो भद्रलोक हैं, जो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, एक सोच क्रिएट करते हैं, मानस क्रिएट करते हैं पश्चिम बंगाल में, तो जो ये भद्रलोक है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो आज की तारीख में किन मुद्दों को किस पार्टी की तरफ ज्यादा जाती दिखाई दे रही है, वो डिस्कोर्स सेट करते हैं ना पश्चिम बंगाल में। देखिए वो मुझे लगता है कि वो मिडिल क्लास या फिर इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग जो हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि आखिर बंगाली कल्चर जो है वो आगे बढ़े, बंगाली कल्चर, बंगाल की स्थिति को जो है उसमें हम लोग बंगाल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें, ये ना कहें कि अब राष्ट्रवाद की बात हो या फिर हिंदी बंगाली की बात हो। मुझे लगता है कि वो अपने आप को उस समय अपने आप को अलग खड़ा हुआ महसूस करता है जब उससे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, हिंदी बंगाली के मुद्दे पर बात होती है। वो सिर्फ यहाँ पर ये बात करता नजर आता है कि आप बंगाल के कल्चर को आगे बढ़ाइए, बंगाल के साहित्य को आगे बढ़ाइए, बंगाल की जो परंपरागत चीज़ें हैं उनके बारे में बात करिए, आप बंगाल की जो स्थिति है उसके बारे में बात करिए। तो मुझे लगता है कि जब आप पढ़ लेते हैं, जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं, तो आप विकास के बारे में सोचते हैं, आप रोजगार के बारे में सोचते हो। ये तमाम जो आप मिडिल क्लास या इंटेलेक्चुअल लोगों की बात कर रहे हैं, इनकी सोच हुई है कि बंगाल के बारे में बंगाल ही डिसाइडिंग फैक्टर करे कि आखिर बंगाल को क्या चाहिए। तो बंगाल को क्या चाहिए, और बोलते बहुत कम हैं बंगाल के लोग। चौथा चरण हो गया है और मेरे सहयोगी वो अपना सर भी पीटते होंगे। बहुत लोगों से, 10 लोगों से बात करो, 2 कुछ बोलने को तैयार होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद शिशिर और जूही से बातचीत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।